नमस्कार, साधना न्यूज मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। कर्मण्यवाधिकारस्ते एक ऐसा शब्द जिसके मायने जो है वो समझ में आते हैं कि एक व्यक्ति जब कर्म से प्रधान होता है, कर्म करते हुए आगे बढ़ता है, सफल होता है, तो वो सही मायने में अपने जीवन को सिद्ध करता है, सार्थक करता है। हर व्यक्ति सफल होता है, लेकिन सफल व्यक्ति बहुत कम ऐसे होते हैं जो उस सफलता को समझ पाए और उस सफलता को समझकर आगे बढ़ पाए। ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ में मौजूद हैं, जादौन ग्रुप ऑफ स्टडीज के चेयरपर्सन आनंद जादौन जी इस वक्त हमसे रूबरू हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो हम नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं आपको भी शुभकामनाएं। और यही जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे अपने आप को अपने सफल व्यक्ति के रूप में स्थापित किया, कहानी कहाँ से शुरू हुई? मैं सोचता हूँ बचपन जो व्यक्ति का होता है वहीं से आधार बन जाता है, नींव वहीं से बन जाती है, पड़ जाती है। तो हम चाहते हैं कि बचपन के बारे में आप बताएं कि इस परिवार में आपका जन्म हुआ, शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई? देखिए, एक शिक्षक के परिवार में पैदा हुआ जी। मेरे जो पिताजी हैं वो प्राइवेट स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थे जी। तो संस्कार तो वहीं से ही, शिक्षक के पास संस्कार ही होते हैं। तो वहीं से ही पापा जी, जब मैं देखता था कि उनका अध्ययन कराने का जो तरीका है, सारी चीजें, वो बड़ा मुझे प्रेरित करता था जी। और बहुत पहले पापा जी ने एक स्कूल भी खोला था, मेरे नाम से ही था, वो आनंद विद्यालय। अच्छा। तो बचपन से ही क्या था कि वो बच्चों को पढ़ाने का शौक भी था। तो जब छोटे छोटे थे तो भी बच्चों को पढ़ाते थे। तो 5th 6th में, 8th 9th 10th में आते LKG वाले बच्चों को पढ़ाते थे, क्योंकि घर में स्कूल था। तो कहीं ना कहीं जो लगाव जिसे कहते हैं वो वहां से शुरू हुआ। अभी आप शिष्य के रूप में बैठ के पढ़े, आपको बचपन में पढ़ाया उन्होंने बैठकर? मेरे फादर ने जी हाँ, मेरे फादर ने जब मैं तकरीबन 5th 6th में था तो वो मुझे पढ़ाया करते थे। और मैंने ये प्रश्न इसलिए किया कि निश्चित रूप से वही जो एजुकेशन है, वही शिक्षा है, आज फलीभूत हुई है। और आज नहीं, मेरे जो प्राथमिक अगर शिक्षा की बात की जाए तो जैसे भी अपन कहते हैं कि माता पिता ही जो है प्राथमिक शिक्षक होते हैं, तो मेरे को बड़ा सौभाग्य था कि मेरे जो पिता हैं उनसे ही मेरी शिक्षा की शुरुआत हुई। तो जनरली उन्होंने काफी फिर मेरे ताऊ जी भी शिक्षक थे, तो उन्होंने भी काफी उस समय मुझे वो काफी, कहते ना कि बच्चा जो घर में अगर बड़ा एक होता है तो उसको बड़ा लाड प्यार मिलता है, तो इस तरह से वो भी मुझे पढ़ाते थे। तो सारे जो भी शुरुआत हुई वो बड़ी, मतलब सौभाग्यशाली हूँ मैं, अच्छी बात कि मेरे शिक्षक से भरे पूरे परिवार में ही जन्म हुआ और उसी में ही मैं पला बड़ा। निश्चित। फिर कैसे आप आज आप जो एक बड़ी इंस्टीट्यूट आपने खड़ा कर दिया है, यहाँ तक आने की यात्रा कैसी थी, कैसे शुरुआत? एक्चुअल में क्या था कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था जी, तो मैंने BSc किया, मैथमेटिक्स से BSc किया। तो मैं उस समय मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था, क्योंकि फादर की उतनी अर्निंग तो थी नहीं। अच्छा। तो सारी चीजें हैं, तो उस समय पढ़ाने का भी था, तो ट्यूशन भी किया करता था और उसके बाद फिर पढ़ा भी करता था। तो उसी बीच कुछ हमारे रिलेशन में एक दो लोग ऐसे थे जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। तो उनको मैंने देखा कि ये सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कैसे करते हैं जी। तो मैं जब फर्स्ट ईयर में आया तो मैंने कहा कि अब आगे क्या करना है, आगे फ्यूचर में कुछ। तो एक तरफ तो क्या था कि मैं उसमें PET चला करता था, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, तो उसका मैथमेटिक्स पढ़ाने लगा, तो मैथमेटिक्स पढ़ाता था मैं। दूसरी तरफ लेकिन मेरे मन में था कि कुछ ना कुछ हटके अच्छा करना है, तो वो मैं उनसे काफी प्रेरित हुआ। और फिर मुझे लगा, वो MPPSC की तैयारी कर रहे थे साथ में, तो मुझे लगा कि MPPSC, फिर मैंने कहा कलेक्टर कैसे बनते हैं, बोले कलेक्टर UPSC बनते हैं। तो मेरे दिमाग में आया UPSC की तैयारी की जाए। अब सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि उस समय ग्वालियर में उतना UPSC की अवेयरनेस तो थी नहीं, या ये कह लीजिए कि हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो आसपास कहीं कुछ ऐसा था नहीं, तो ये भी नहीं पता था कि कैसे करें। तो बस ये था कि इसको करना है और अच्छे से करना है। तो बस वहां से उसकी शुरुआत की, और ग्रेजुएशन के साथ ही हमने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी। फिर हमने देखा कि कहीं कुछ नहीं है, कोचिंग्स तो थी नहीं, तो हमने कहा कि क्या किया जाए, तो हम एक यूनिक इलाहाबाद की गाइड लेकर के आए। अच्छा। किसी ने हमसे कहा कि इस गाइड को अगर पूरा रट लिया और NCERT की बुक्स पूरा कर लिया तो IAS आप निकाल लेंगे। तो हमने फिर उस
वो पूरा अच्छे से तैयार कर लिया, उसको बढ़िया याद कर लिया, लर्न कर लिया। और जो भाई हमने जो एनसीईआरटी की बुक्स थी उनको भी अच्छे से तैयार कर लिया, बढ़िया सारी चीज हो गई। और हमें उस समय लगभग 3 या 4 ही अटेम्प्ट हुआ करते थे जनरल कैटेगरी के, तो हमको इसकी कोई जानकारी तो थी नहीं। तो हमने एग्जाम दिया, तो पहली बार में हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। पहली बार में जब वो प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो एक बड़ा लगा कि अगर प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो अब मेंस कैसे करें। लेकिन मेंस के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी उतनी थी नहीं। तो फिर हमारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था, हमने मैथमेटिक्स को ही लिया। उसी सब्जेक्ट से फिर हमने जो है ऑप्शनल की तैयारी शुरू की। फिर साथ में नया सब्जेक्ट उस समय आया था लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, इंडिया में उसकी शुरुआत हुई थी और यूपीएससी में वो जो सब्जेक्ट के रूप में आया। तो फिर हमने वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट लिया। फिर वो हमें इतना पसंद आया सब्जेक्ट कि फिर हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री की। उस समय शुरुआती थी मास्टर डिग्री, तो हम शायद पहले दूसरे बैच के स्टूडेंट थे। तो फिर हमने एमपीए किया, मास्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसमें। और उसके बाद फिर उस सब्जेक्ट से हमने अच्छी सफलता हासिल करी यूपीएससी में। लेकिन फाइनली जो है भाई बैड लक के लीजिए जो भी है, तो उसमें ये था कि हमारे पास जब हम पूरी तरह से तैयार थे, जब ये स्थिति थी कि अब एग्जाम बिल्कुल, तो उस समय हमारे पास अटेम्प्ट नहीं बचे। और उसका रीजन ये था कि आज हम जो बच्चों को सीख देते हैं वो हमें बताने वाला नहीं था कोई, कि पहले पूरी प्रिपरेशन प्री मेन सबकी यूपीएससी की कंप्लीट करने के बाद फिर अटेम्प्ट लेना चाहिए। अच्छा। लेकिन वो जानकारी हमारे पास नहीं थी, तो अटेम्प्ट हमारे खराब हो गए। और जब हम बिल्कुल पीक पर थे कि अब बहुत अच्छा होगा, तो हमारे पास अटेम्प्ट समय नहीं था। तो ये चीज थी। लेकिन आपको लगता है सर कि आज उस वक्त सफल हो जाते तो शायद आप खुद के लिए हो जाते, लेकिन आज आप प्रदेश के हजारों बच्चों के लिए जो है वो एक आदर्श बन गए हैं, उनके लिए पढ़ाई करवाते हैं। हाँ सर, मैं ये तो नहीं कहता कि आदर्श वाली बात तो सर थोड़ा बड़ा हो जाता है। हाँ, लेकिन एक शिक्षक के रूप में जो मेरे दायित्व है, मैं उन दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करता हूँ। और मैंने अपने अनुभव से जो सारी चीजें सीखी हैं और बहुत मेहनत मैंने अपने जीवन में जो की है, वो मैं बच्चों को वही सिखाता हूँ और अपने तरीके से बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरा अपना जो तरीका है बिल्कुल उस तरीके से। और मैं बच्चों से कहता हूँ कुछ नहीं, बहुत इजी है, बहुत ही सरल है। बस अपने लक्ष्य पर निगाह बिल्कुल बनाकर रखो और समर्पित हो जाओ। जैसे मैं कभी हुआ करता था, मेरे साथ तो समस्याएं बहुत थी। मैं अर्न करके पढ़ता था। हमने कहा आप लोग तो आप पढ़ ही रहे हो। तो जनरली जो है भाई धीरे धीरे करके स्थिति ये हुई कि फिर मैं दिल्ली में पढ़ाने भी लगा लोक प्रशासन। अच्छा। फिर मुझे लगा कि ग्वालियर में कुछ करना चाहिए। फिर मैं जब ग्वालियर में आया तो उस समय एक कोचिंग वहां लोकल चला करती थी, छोटी सी कोचिंग थी वो, तो उससे मैं जुड़ा। फिर मैंने वहां जुड़ करके साथ में पढ़ाना शुरू किया। फिर मैंने 2001 में अपना संस्थान स्वयं का भी बना लिया। लेकिन इसकी पीछे की कहानी भी शायद कि कुछ आपको कुछ स्टूडेंट नहीं पैसा इकट्ठा करके एक्चुअल में वो क्या कहानी है? वो एक्चुअल में उस कोचिंग में जो मैं पढ़ाया करता था, तो वो कोचिंग में जो मेरे साथ जो मेरे पार्टनर थे, लीजिए आप मिस्टर सुरेंद्र सिंह जी गौर, तो वो डीवाईएसपी बन गए। वो एमपीपीएससी दे रहे थे, सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन होने के बाद जब वो चले गए तो उनके ब्रदर की जगह थी वो, तो ब्रदर ने उसको सेल आउट कर दिया। अब बच्चे बहुत सारे थे उस समय, काफी तादाद में थी, करीब मैं समझता हूँ 500-600 से ऊपर स्ट्रेंथ थी पीएससी के बच्चों की सबकी। और उसी दिन मेरे दादाजी का देहांत हो गया। और मैं दादाजी से बड़ा अटैच था, क्योंकि दादाजी बड़े बहुत ही कर्मशील व्यक्ति रहे। तो जब मैं उस समय दादाजी की अंतिम क्रिया में था, तो बहुत सारे बच्चे बड़े चिंतित थे। बोले अफसर क्या होगा? मैंने कहा बेटा देखेंगे, अब 3 दिन बाद रुको, 3 दिन बाद अपन जरूर कुछ अच्छा करेंगे। तो सारे बच्चों को लगा कि ये तो मतलब सर के साथ थोड़ा चीटिंग हुई है। तो बच्चे बड़े, उस समय के बच्चे बहुत अंतर था। तो उन सारे बच्चों ने अपने आप से पैसा कलेक्ट किया। कोई जो है भाई 20,000, कोई 25,000, सब लोगों ने मिला करके एक बड़ा फंड बनाया। बड़ा फंड करके एक जगह ली जहां मेरा जो इंस्टीट्यूट है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने वो इंस्टीट्यूट खुद नहीं खोला,
वो जिन बच्चों के लिए समर्पित है उन्होंने ही खोला। उन्हीं बच्चों ने जगह देखी, उन्होंने ही पूरा फर्नीचर अरेंज किया, उन्होंने ही सारी व्यवस्थाएं की। और उसके बाद जो है भाई मेरे से कहा कि सर आपको कल आना है। तो मैंने कहा बेटा आना कहाँ, भी तो अपन देखेंगे कि कहाँ जगह मिलती है, क्योंकि बच्चों की संख्या ज्यादा है, कहीं पर पता नहीं था। नहीं बताया नहीं कुछ भी। अच्छा। मेरे से तो कहा तो ठाटीपुर चौराहे पर सर आ जाओ, वहां से अपने को चलना है सुबह 7 बजे। और बस वहां से अपन जगह देखेंगे और हमें आप लोगों से आपसे पढ़ना है। तो भाई अब मैं बड़ा चिंतित होकर के सुबह 7 बजे जब पहुंचा वहां, तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे लाइन लगा के खड़े हुए हैं, क्योंकि बगल में एक नई मल्टी बनी थी जो अभी मेरी जहाँ इंस्टीट्यूट है आज मेरा, पूरी बिल्डिंग ही लगभग उसमें मेरे पास ही है वो। तो उसमें मैंने देखा कि पूरी लाइन लगा के बच्चे खड़े हैं और फूल लिए हुए, और उन्होंने बिल्कुल उस तरीके से जैसे बहुत वीआईपी व्यक्ति आता है ऐसे वो लेकर के मुझको लगभग 500 मीटर तक ले गए। मैंने कहा भाई कहाँ ले जा रहे? बोले सर अपनी कोचिंग, आपकी क्लास। फिर जब मैं गया तो वहां मैंने देखा कि वो दोनों तीनों कमरे बड़ा शानदार, पूरा डेकोरेशन, पूरे बच्चों की लगभग 500-600 की सिटिंग, सारी चीजें उन्होंने सब अरेंजमेंट किया। और उसके बाद कहा सर मार्कर लेकर के सर पढ़ाइए, हमें आपसे पढ़ना। अद्भुत क्षण थे। तो मतलब वो मेरी जिंदगी में ऐसा था कि मैं तो बिल्कुल हतप्रभ रह गया था कि ऐसा भी हो सकता है। क्या मैंने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं। मुझे लगता है आपने जो बच्चों को दिया वो बच्चों ने लौटाने की कोशिश की। बच्चों की भावनाएं देख करके मैं उसमें बड़ा मतलब कुछ समझ ही नहीं पाया। फिर वो बच्चों ने सारी चीजें बच्चों ने अरेंज की। आप ये मान करके चलिए कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। फिर उसके बाद जो है भाई वो संस्थान मेरी पहचान बन गया। वहीं से ही फिर मैं बहुत सारे बच्चे आज मध्य प्रदेश में और अदर स्टेट में आज बड़े बड़े पदों पर, प्रशासनिक पदों पर कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। आज आपकी ग्वालियर में और इंदौर में दोनों जगह। हाँ 2000 एक्चुअल में इंदौर से तो बहुत पहले से जुड़ाव था जी। काफी बच्चे ग्वालियर आकर भी पढ़ते थे, लोक प्रशासन भी आकर के पढ़ते थे, जीएस भी पढ़ते थे। फिर हुआ ये कि मुझे लगा मैं दिल्ली जाता था पहले, फिर मैं दिल्ली बंद कर दिया, ग्वालियर में बहुत बर्डन हो गया। फिर मुझे लगा कि मेरी जैसी सिचुएशन है वो सिचुएशन बच्चे की ना आए, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। बच्चों ने मेरे लिए इतना किया, तो फिर मैंने जो है भाई जो मैंने पूरे जीवन भर में कमाया वो 10 सालों 12 सालों में मैंने पूरा मिला करके एक कॉलेज खोला। क्योंकि मैंने देखा कि बच्चों को 12वीं के बाद गाइडेंस मिलता नहीं है। कई सारे बच्चों के 3-4 साल ग्रेजुएशन में खराब हो जाते हैं। फिर वो जब 24-25 की एज में होते हैं तब सोचते हैं कि क्या करें। तो फिर मैंने एक अपना पूरा जो मेरे लोग थे उनकी मैंने टीम बनाई। मैंने कहा अब अपन 10वीं के बाद से बच्चों को अवेयर करेंगे जा करके, और 12वीं के बाद से ही हम बच्चों को एडमिशन करेंगे। ये कॉन्सेप्ट उस समय मैंने ही शुरू किया था, ग्रेजुएशन प्लस कॉम्पिटिशन। क्या बात है। उसके बाद फिर मैंने अपना शिवाजी विश्वविद्यालय से एफिलेटेड कॉलेज खोला, आर्यन्स कॉलेज। आज प्रदेश में जहां तक मेरा ज्ञान है तो एकमात्र कॉलेज है ग्वालियर में जिसमें हम 12वीं के बाद ही बच्चों को लेते हैं। उनको बीए, बीएससी, बीबीए, बीसीए सब कुछ है मेरे यहाँ। अच्छा। वो ग्रेजुएशन कराते हैं और साथ में ही उनको यूपीएससी की, यूपीएससी की या डिफेंस जो भी एनडीए करना चाहे उनकी पूरी तैयारी कराते हैं। क्या बात। और 3 साल में हम उनको पूरा तैयार करते हैं। इधर वो 21 साल के होते हैं, इधर उधर ग्रेजुएशन होती है, पूरे तैयार। और आज 21, 22 साल में बच्चे मेरे डिप्टी कलेक्टर डीएस में। ये यूनिक कॉन्सेप्ट है, कहीं और मुझे बताने की शायद कहीं नहीं। मेरे नॉलेज में तो उस समय कहीं भी नहीं था। जब शुरुआत मैंने की तो उसमें हम अभी डे बोर्डिंग पूरी दे रहे हैं और अभी उसमें हम हॉस्टल भी बना रहे हैं। अब हम उसमें उसको एक बड़ी एकेडमी के रूप में बनाना चाह रहे हैं कि बच्चे को एक बार ले और 12th के बाद एक बार एंटर हो वो और सीधे वो जो है भाई अपनी मंजिल को प्राप्त करके ही बाहर निकले। बहुत पुनित उद्देश्य के साथ में आप काम करें। मुझे लगता है कि ये फलीभूत भी होगा जिनसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्टूडेंट को आप क्या मूल मंत्र देते हैं, कैसे पढ़ाई का तरीका बताते हैं? क्या मेहनत ही एकमात्र तरीका है या योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई करने का तरीका है, या वाकई सिर्फ भाग्य होता है कि व्यक्ति सफल हो जाता है? नहीं, देखिए मैं तो देखिए कर्मशील रहा हूँ और मैं कर्म में विश्वास करता हूँ। मैं बच्चे से एक ही बात कहता हूँ कि देखो बेटे, पहली बात तो ये कि आत्मा की आवाज सुनो जी। आपकी आत्मा क्या कहती है, आपको क्या करना है, पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करो। ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त ने कह दिया या पिताजी ने कह दिया या फलाने ने कह दिया या मैंने आज उसको देखा और प्रेरित हो गया। नहीं, फिर अपनी क्षमताओं को भी देखो कि भाई आप किस लेवल के लिए आपने अपना उद्देश्य किस लेवल का बनाया, उसके लिए आपको कितना डिवोटेड होना है। और एक बार अगर लक्ष्य आपने तय कर लिया
तो उसमें फिर अपना सब कुछ लगा दो, फिर आप एडिक्ट रहें, अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, सब कुछ, उसके अलावा फिर कुछ नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल सीधा एक लक्ष्य। और ये मैं बच्चों से कहता हूं कि देखिए, बहुत कुछ पढ़ने से कुछ नहीं होता, बहुत कुछ पढ़ने से आपको वो पढ़ना है जो परीक्षा उपयोगी है और जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और ये भी देख करके चलना है कि जो पैटर्न आज है, आपको अगर 2 साल बाद एग्जाम देना है तो इसका लेवल क्या होना चाहिए। जैसे आज मैं कई जगह देखता हूं कि बहुत सारी जगह वो एक पुराने पैटर्न पर ही वो बच्चा तैयारी कर रहा है, उसको नहीं, और पता चला वो एग्जाम देने गया, पैटर्न चेंज हुआ, थोड़ा सा जो है पेपर का लेवल बढ़ गया, स्तर बढ़ गया। तो मैं हमेशा बच्चों को एक ही बात कहता हूं कि बेटे, वर्तमान के साथ साथ आप ये लेकर के चलें कि आगे जो कंपटीशन है वो कम तो होना नहीं है और दिन पर दिन और बेहतर ही होना है, तो आप उस लेवल को लेकर के पहले से ही चले, उससे ऊंचा अपना जो है भाई लक्ष्य तय करें हम और उसके लिए समर्पित हो जाए। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि बेटे, चंद्रमा को अगर प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे तो हो सकता है कि आपको चंद्रमा प्राप्त ना हो, लेकिन सितारों के बीच कहीं आपका जहां जरूर। बहुत अच्छी, आप लोगों से बहुत ऊपर, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। लेकिन कई बार सर आपके बीच में ऐसे बच्चे भी आते होंगे कई बार की जरूरी नहीं कि सफलता मिल ही जाए, हो सकता है कि असफल भी हो जाए, ऐसे वक्त क्या सोचेंगे, क्या मंत्र देते हैं? मैं बच्चों को ये कहता हूं कि बेटा, आपने आज अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो आप, अगर आपको लगता है तो आप स्टेट पीएससी भी दे सकते हैं, आप एमपी में भी ट्राई करें, आप राजस्थान में भी करें, आप यूपी में भी करें। पहली बात तो ये कि अपना दायरा सीमित ना रखें, दायरा अपना बढ़ा करके चलिए। दूसरी बात, फिर मान लो अगर वो कहीं भी नहीं होता है तो देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी इतने बड़े एग्जाम है, ये कभी भी किसी बच्चे को निराश नहीं करते। ये अगर एक रास्ता बंद करते हैं तो 4 रास्ते खोल दिया, क्योंकि बच्चा इतने स्तर पर जीएस पढ़ लेता है तो इतना मैच्योरिटी लेवल उसका हो जाता है, इतनी समझ उसके अंदर हो जाती है कि उसके बाद फिर वो उसी प्लानिंग के साथ, उसी एनर्जी के साथ अगर कोई भी दूसरा काम शुरू करता है, हर जगह सफल होगा, तो वो हमेशा शीर्ष पर ही जाता है। मैंने अपनी लाइफ में हजारों बच्चे पढ़ाए और बहुत सारे मेरे बच्चे ऐसे हैं जो आज राजनीति में, जो आज बिजनेसमैन है, लेकिन सभी ऊंचाइयों पर है। आज कोई भी बच्चा मेरा ऐसा नहीं है कि जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के बाद आज परेशान घूम रहा हो, क्योंकि उसका स्तर सोचने समझने की उसकी शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वो जिस फील्ड में जाता है वो उस फील्ड में आगे हो जाता है। आप उसके साक्षात उदाहरण भी नहीं, देखिए मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, लेकिन बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दूसरी चीज सबसे बड़ी यह होती है कि एक सबसे बड़ी चीज, अगर आपने इतना अच्छा मेहनत की है, इतना अच्छा गेन किया है, सब किया है, और आपको लगता है कि अब आपके प्रयास पूरे हो गए, तो आप और बच्चों को तैयार कीजिए, उनको तैयार कीजिए। बिल्कुल सही बात है। अक्सर ये कहा जाता है कि हम बात करते हैं जो कॉर्पोरेट कंपनीज आती हैं सिविल सर्विसेज के अलावा अगर बात करें, तो ये कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के जो छात्र होते हैं उनमें कहीं कोई क्वालिटी की कमी होती है। इसका क्या कारण मानते हैं आप? क्या उनकी प्राथमिक एजुकेशन कमी होती है, उन्हें गाइडलाइन नहीं मिल पाता है, क्या कारण हो? देखिए, मैं जो समझता हूँ, एक्चुअल में मेरी एक और हॉबी है कि मैं हर मंथ में 1 या 2 सैटरडे संडे मैं पूरा एमपी आसपास का एरिया सब जगह जाता हूँ और वहां जाकर के मैं बच्चों को अवेयर करता हूँ। उन बच्चों को मैं बताता हूँ कि बेटे आप क्या कर सकते हो और आपके रास्ते में आप क्या क्या रास्तों पर चल सकते हो और ये रास्ते पर आप चलोगे तो सफलता कैसे मिलेगी। सेमिनार्स में बराबर करता हूँ। मैंने जो देखा वो ये कि बच्चों में अवेयरनेस की कमी है। आज भी अगर हम देखें तो बच्चों में अवेयरनेस, कई जगह भीड़ चाल है। उन्होंने कहा कि वो बच्चा आईआईटी कर रहा है, ये बच्चा तो हमारा बच्चा भी करेगा। बच्चे का मन नहीं है, वो बिजनेस करना चाहता है, वो एमबीए के क्षेत्र में चाहता है। तो हमने इस चीज को देखा है कि बहुत सारी जगह 2 चीजें दिखाई देती हैं। एक तो अवेयरनेस नहीं है, दूसरी क्या है कि वो घर परिवार के लोगों के प्रेशर में ज्यादा बच्चा चलता है कि नहीं आपको नीट ही करना है, नहीं आपको आईआईटी जेईई करना है। मैं
एक बात कहता हूं कि बच्चे को खुद ही उसका चयन करना उसकी है। क्षमता के अकॉर्डिंग, चयन करना। देखिए पूत के पांव पालने में दिख दिख जाते हैं, बिल्कुल। बच्चा किस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहा है, जी, आर्ट के क्षेत्र में अच्छा कर रहा है, या बच्चे की मेंटलिटी क्या है, जी हाँ, ठीक है ना। तो उससे समझ जाना चाहिए आपको, और आपको बच्चे को उसी क्षेत्र के लिए प्रेरित करना चाहिए। बहुत अच्छी बात। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि रास्ते सभी अलग अलग हो सकते हैं, पर सबका शीर्ष एक ही होता है। बहुत अच्छी बात। वो चाहे राजनीति से कहीं भी जाए, जाएगा, लेकिन वो चाहे शीर्ष एक ही। कला के क्षेत्र से जाए, कहीं से भी जाए, जी हाँ, लेकिन जब वो शीर्ष पर जाता है तो सितारे की तरह चमकता है। बहुत अच्छी बात इसलिए चमक बरकरार है। है। जी हाँ, जी हाँ, इसलिए बच्चे के ऊपर कोई दबाव ना डालें, जी, उसको बच्चे को अपनी इच्छा के अनुरूप अपने लक्ष्य का, अपने करियर का चयन करने दें, जी, और उसके बाद उसकी जितनी मदद हो सकती है वो उसमें करें, उसको मोटिवेट करें। आप अलग अलग विषय पढ़ाते हैं, सिविल के सब्जेक्ट पढ़ाते हुए, बैंक पढ़ाते हुए, डिफेंस पढ़ाते हुए, लेकिन आपको लगता है कि जब व्यक्ति शीर्ष पर पहुंचता है तो इन सब पढ़ाइयों के अलावा कहीं नैतिक बल, नैतिक गुण भी उसके अंदर होना चाहिए। जी, वो कहाँ से बच्चों में पैदा किया जाए, कैसे पैदा किया देखिए जाए कि वो मनुष्य बना रहे? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सर कि नैतिक शिक्षा तो हमारे यहाँ हम प्राइमरी से ही देना शुरू कर देते हैं। फिर दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है पारिवारिक पृष्ठभूमि, और परिवार के जो सदस्य उन्होंने शिक्षा क्या दी है। मैं समझता हूँ वो सबसे महत्वपूर्ण बहुत अच्छी है। बात है। आज हमारे बच्चे संस्कारवान बने, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जो गार्जियन है, माता पिता हैं, उनको यहीं से शुरुआत बच्चे के साथ करना चाहिए, और उनको बच्चों को वो संस्कार देना चाहिए। तो मैं जो समझता हूँ कि जो एक ह्यूमैनिटी जो व्यक्ति के अंदर होती है, वो सारी वो परिवार से और अपनी एजुकेशन से सीखता है। और देखिए सिविल सर्विसेज की जहां तक बात की जाती है, किसी भी सर्विस बात की जाती है, तो उसमें जो साक्षात्कार होता है, वो साक्षात्कार बेसिकली वो परीक्षण ही इस बात का होता है कि जो ये आज जो है भाई शिक्षा लेकर के आया, जो आज कंपटीशन फाइट करके आया है, तो हमने ये तो देख लिया कि इसका ज्ञान का स्तर क्या है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसका व्यक्तित्व कैसा है। वो ये तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वो चीजें फिर वो सीखता है। और यूपीएससी और अदर सभी सर्विसेज में साक्षात्कार के बाद ही फिर चयन किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक हम प्रवेश करते हैं तो सारी चीजें बहुत अच्छी रहती हैं, लेकिन बस बात ये आती है कि उसके बाद अगर बात की जाए तो ये फिर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसी भी व्यक्ति को वो किसी भी बुलंदी पर, शिखर पर पहुंच जाए, लेकिन जमीन से जुड़ाव जो है वह बराबर बना के रखना चाहिए। उसको कभी हवा में नहीं आना चाहिए, उसको देखना चाहिए और नीचे भी देख करके चलना चाहिए, क्योंकि ये जीवन बहुत छोटा है। इसमें आप अपने जीवन के एक एक क्षण का आप कितना सदुपयोग कर रहे हैं, ये भी आपको काउंट करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि एक समय आएगा जब ना ये पद रहेगा, ना ये हो सकता है प्रतिष्ठा भी ना रहे, तब जो आपने बोया है वही आपके काम है। तो इसलिए मैं सभी जितने भी जो प्रशासनिक अधिकारी या जितने भी अदर सभी सक्सेसफुल लोग हैं, मैं सभी से एक बात कहता हूं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे देश में हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को देख लीजिए, हमारे जो है भाई आप कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर को जब मैं देखता हूँ, हमारे बड़े पारिवारिक हैं कि इतना मतलब इतना बड़े शीर्ष पर है, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि वो व्यक्ति जमीन से ऐसे जुड़े हुए हैं कि छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का, छोटे छोटे सभी जगह एक एक व्यक्ति का, अपने से जुड़े हुए व्यक्ति का इतना ध्यान रखते हैं कि कभी अगर एक फोन किया जाए तो उस पर सदैव तत्पर कि हम अपने लोगों के लिए क्या करें। तो मैं देख रहा हूँ रतन भाई टाटा को देख रहा हूँ, आज आप देख लीजिए कि वो कितने जो भाई ऐसे चैरिटी करते हैं, कितने सारे। तो ऐसा नहीं है सर, लोग जो सक्सेस होते हैं उनको पता रहता है कि सक्सेस के पीछे बहुत लोगों की दुआएं, बहुत लोगों के आशीर्वाद सब काम करते हैं। तो व्यक्ति जो है भाई कहीं ना कहीं वो एक मानवता अपने अंदर रखते ही है। जो आर्यांश ग्रुप ऑफ स्टडीज, 3 कॉलेजेस आपके हैं जी, भविष्य में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, किस रूप में देखना चाहते हैं, या अपने आप से क्या चाहते हैं, समाज को क्या देना चाहते हैं? देखिए मैं तो आज भी मेरे यहाँ कोई बच्चा आता है तो कभी वो बच्चा आज तक मेरे यहाँ से कभी फीस के लिए या किसी उसकी समस्या के लिए आज तक निराश होकर के गया। मैं
यही चाहता हूं कि ये जो जीवन है ये मैं समाज के लिए, बच्चों के लिए, लोगों के लिए इसको पूरी तरह से जो है भाई जितना समर्पण मेरा रहा है उससे भी ज्यादा मैं समर्पित लोगों के लिए करूं। और मेरे पास जो भी है मैं आज सबके लिए, समाज के लिए, बेहतर के लिए और करता हूं। और ईश्वर से कामना करता हूं कि हे ईश्वर मुझे इतना सक्षम बनाओ कि मैं जितना लोगों के लिए कर सकूं वो मैं लोगों की सेवा कर सकूं। क्योंकि मैं जब भी, जो लोग आज वंचित हैं, जो लोग आज सर्वहारा हैं, जो बेचारे गरीब हैं, मैं कहीं ना कहीं उन्हीं में अपने नारायण को देखता हूँ। मतलब ये चीज है कि मेरे मन में है कि मतलब जो लोग आज बेचारे किसी भी तरह से अगर आज अपने से अपेक्षा रखते हैं तो मेरे में जहां तक मैं उनकी अपेक्षा की जो है पूर्ति करूं। और मैं समझता हूं कि मेरे आदर्श स्वामी विवेकानंद का जो है भाई एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि जो है भाई नर सेवा नारायण सेवा। तो मैं नर सेवा करना ही चाहता हूं कि जीवन भर में लोगों की सेवा करता रहूं, बस वो भी निस्वार्थ। अच्छी बात कह रहे हैं आप। मैं संक्षेप में जानना चाहूंगा, जो इस वक्त हमारे जो छात्र जो देख रहे हैं, जो 10th के हैं, 11th के हैं, यदि वो सिविल परीक्षा में आना चाहते हैं, बैंक पे आना चाहते हैं, डिफेंस में आना चाहते हैं, बहुत संक्षेप में क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे, कैसे वो तैयारी करें? मूल मंत्र देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है सर सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड। आज के यूथ में मैं निगेटिविटी ज्यादा देख रहा हूं, वो मेरे लिए बड़ा चिंता का विषय है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अपनी क्षमताओं को पहचानो और सकारात्मक रहो, पॉजिटिव रहो, और जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य पर आप समर्पित रहें। अगर लक्ष्य पर समर्पित रहते हैं, मैं बच्चों से हमेशा कहता हूं आप जो चाहते हैं वहां आप उसे प्राप्त करेंगे, पर उसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ेगा। जिन खोजा तिन पाइए गहरे पानी पेट, आपको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा और बस थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी और सारी चीजों को, जो सोशल एक्टिविटीज उनको थोड़ा सा त्यागना पड़ेगा बिल्कुल एक लक्ष्य के लिए। और ये बच्चे जब 10th में 90% ला सकते हैं, ये 12th में 90% ला सकते हैं, इतना अच्छा करते हैं ये, तो ये फिर कहीं भी सबसे जुड़ सकते हैं। इनके लिए पूरा आसमान खुला पड़ा है, बस इनको एक पत्थर तवियत से उछालना। क्या बात है, पत्थर तो तवियत से उछालना। आनंद जी, आपसे बात हुई और आप विश्वास कीजिए कि आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लगा। आप न सिर्फ बच्चों को तैयारी करवाते हैं, लेकिन उनके अंदर के मानवीय गुणों का भी विकास हो, इस पर भी बहुत ध्यान रखते हैं। आपका एक दर्शन है, आपका एक विजन है, और ये बना रहे, और आप जो सोच रहे हैं वो आप दे पाए इस नए साल में। बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आनंद जादौन जी से बात करते हुए इतना जरूर महसूस हुआ होगा, आप सभी को सुनते हुए महसूस हुआ होगा कि यदि व्यक्ति सफल होता है तो सफलता के पीछे सिर्फ मेहनत नहीं होती है, बल्कि उसके अंदर मानवीय गुण होते हैं, उसका परिवार होता है, और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं सकारात्मक गुण के रूप में उसे साथ रखनी होती है। आप देखते रहिए सावधानी मध्य प्रदेश।